नीटरोज, कैसे हैं आप सब चंगा जी कि नहीं? तो हेलो हाय शब्बा खैर, आज कुछ सोच रहे हैं कुछ अलग बोल दे यार, है कि नहीं? तो बस फिर क्या यार, फिर से आ गए आपके सामने, सोच रहे होंगे फिर नया लेक्चर, फिर वही बातें, डिवीजन डिवीजन डिवीजन, है कि नहीं? फिर वही माइटोसिस मियोसिस कुछ करने आए होंगे, और क्या। तुम लोग तो यार बस ऐसे ही सोच रहे हो यार, देख रहे हो, मुझसे पूछो यार कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कि नहीं? तुमको यहाँ तक लाना है, पहुँचाना है कि नहीं पहुँचाना है? तो भाई अब हमको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, है कि नहीं? खैर अभी तुम लोग के लिए तो बस खाली एक ड्रीम है, एमबीबीएस में जाना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है। भाई पहुंच जाओगे, उसके लिए बस मेहनत करते रहो यार, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहो धीरे धीरे। दौड़ने की अभी तो ठीक है, दौड़ने का भी टाइम आएगा, पर लेकिन अभी तो बस खाली बस निरंतर चलने रहना है यार, समझे ना? तो फिर जब दौड़ने का टाइम आएगा तब दौड़ाया भी जाएगा तुमको, है कि नहीं? तो फिर बस अपना सपना देखते रहो, खुली आंखों से सपना देखना है, ठीक है? ये नहीं कि जो है बस नींद में याद कर रहे हैं, अरे हाँ सर ने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ये करना है वो करना है, ना ना ना, करना है, उसको गांठ बांध लो, जो बोला जा रहा है वो करना है, तभी पहुंच पाओगे एमबीबीएस, समझे कि नहीं समझे? चलो तो फिर शुरू करें आज का टॉपिक। आज शुरू करते हैं कुछ दूसरा। आज जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक ड्रामे के बारे में जाना था, ठीक है ना? कौन से ड्रामे के बारे में जाना था? माइटोसिस के ड्रामे के बारे में, ठीक है ना? आज हम लोग दूसरा ड्रामा जानेंगे। पिछला ड्रामा पता नहीं अब किसने लिखा हुआ था, आज हम लोग जान लेते हैं, कुछ अपना नाम ले लेते हैं। नहीं, अपना नाम नहीं अच्छा लगेगा, चलो किसी ने भी तो ये वाला भी ड्रामा दिया ही होगा, है कि नहीं? तो आज हम लोग दूसरे ड्रामे के बारे में जानेंगे, दैट इज से पहले बताओ तो क्या जाना था पिछले ड्रामे में? एम फेज के बारे में जाना था कि नहीं जाना था? माइटोसिस के बारे में जाना था? कौन कौन से कैरियोकाइनेसिस के डिफरेंट फेजेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे? फर्स्ट वन प्रोफेज, सेकेंड वन दैट इज मेटाफेज, जाना था कि नहीं जाना था? इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, एनाफेज, स्मॉलेस्ट फेज, जाना था? टीलोफेज क्या था? न्यूक्लियस एनवेलप आ जाता है, वापस आता है कि नहीं आता है टीलोफेज में? देन साइटोकाइनेसिस के बारे में जाना था, कितने तरह की होती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स में अलग अलग तरह की होती है कि नहीं होती है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सेल प्लेट, मिडिल लैमेला, फर्रो, ये सब टर्म्स जाने थे कि नहीं जाने थे? कुछ याद आ रहा है? भैया रिवाइज करने को बोला था, जो लोग रिवाइज करके आए हैं बहुत बढ़िया किए हैं, उनको ये वाला लेक्चर पूरा समझ में आने वाला है, समझे ना? तो चलो आज दूसरे ड्रामे को शुरू करते हुए पढ़ते हैं क्या? मियोसिस के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू, और कह सकते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू देयर प्रोजेनीज, समझ रहे हो? यहां तक कि हमारी लाइफ में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिवीजन ये वाली, समझ रहे हो? तो जानता है कोई मियोसिस डिवीजन क्या होती है? कोई एनी सुपरफिशियल आइडिया? कुछ ज़्यादा डीप में जानने नहीं, जनरल आइडिया, एनीथिंग? कोई कुछ तो जानता ही होगा, जानते हो कि नहीं? बोलो भाई, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं यार, हम आए किस लिए हैं? बताने ही आए हैं। नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जानते हो तो उस नॉलेज को याद रखना, आगे काम आएगा, ठीक है? फिलहाल आज हम लोग मियोसिस बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? और जानेंगे कि कैसे जो है गैमीट्स एंड ऑल सब का फॉर्मेशन होता है, फिर फाइनली हैप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म होकर के देन डिप्लॉइड फॉर्म में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? तो देखो शुरू करते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या है? स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ऑफ मियोसिस इज क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना, ठीक है? क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना, ठीक है? तो ये था हमारा मियोसिस का जो जिसके लिए हम लोग मियोसिस कर रहे हैं। इट एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ डिप्लॉयड एनिमल्स, ठीक है?
एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स लाइक अस। ठीक है ना, ये इंश्योर करता है किसको, हैप्लॉइड फेज को किसी भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, एंड क्या, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में उनका क्या, उनका हैप्लॉइड फेज इंश्योर कराता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोजेनी को कंटिन्यू कराते हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज, मतलब मियोसिस के जो प्रोडक्ट है, हैप्लॉइड सेल्स जो इससे बनेगा, उसको हम लोग डिप्लॉइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि बेसिकली किसमें होता है, फीमेल पार्ट में होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के। अब जान लेते हैं कुछ की फीचर्स के बारे में मियोसिस के, लाइक मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो बेसिकली आज हम मियोसिस को जो पढ़ने जा रहे हैं 2 पार्ट में पढ़ेंगे, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मियोसिस 1 ही बेसिकली पढ़ना है, मियोसिस 2 तो बस खाली नाम का है। ठीक है, कुछ उसमें खास नहीं है, बस खाली 2-2 लाइनें हैं और कुछ नहीं है मियोसिस 2 में। घबराने की बात नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो मियोसिस 1 पे आपको पूरा फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, और खास करके इसका प्रोफेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। ठीक है, जो कि हमें बेसिकली जिस पे कंसंट्रेट करना है, जिसके लिए हम लोग मियोसिस पढ़ रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है मियोसिस में, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लाइक सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, केवल और केवल, भले ही हमने मियोसिस को मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में डिवाइड किया है, पर ये दोनों कंटिन्यू होते हैं, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2, इनके बीच में कोई भी G1 G2 फेज नहीं आता। ठीक है, यानी कि इससे क्या आइडिया लग रहा है, एक बार सेल मियोसिस में एंटर किया तो डीएनए केवल एक ही बार रिप्लेस हुआ या रेप्लिकेट हुआ। ठीक है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो केवल एक बार ही हुआ। कितने बार हुआ, एक बार ही हुआ। ठीक है, इनिशिएशन अकर्स ओनली इफ डीएनए रेप्लिकेशन हैड अकर्ड। ठीक है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका होगा तभी मियोसिस शुरू होता है। ठीक, इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, मियोसिस के 2 इंपॉर्टेंट खास बात, एक तो इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, देखने को मिलती है, साथ में ही उन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेशन भी होता है, जो कि जिसके लिए हमें मियोसिस करानी पड़ी। ठीक है, एक तो हैप्लॉइड फेज लाता है ये, दूसरा काम ये कि रिकॉम्बिनेशन कराता है। समझे, तो मियोसिस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, recombination occurs between the non-sister chromatids of homologous chromosomes। homologous chromosomes में अब non-sister chromatids क्या है, तो देखो हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम बना। ठीक, इसी का एक जो पेयरिंग पार्ट होगा वो भी कुछ इसी तरह से होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे 1 क्रोमोसोम के होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो गए, पेयर हो गया, फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर हो गया। ठीक है, लेट अस सपोज अब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए वो क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो देखो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, एक ये क्रोमैटिड है, एक ये क्रोमैटिड है, पर ये दोनों आपस में कैसे क्रोमैटिड हैं, सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ठीक है, कैसे क्रोमैटिड हैं, सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ये क्रोमैटिड एक ये क्रोमैटिड, ये कैसे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, ये कैसे क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड है। वहीं अगर हम बात करें इस क्रोमैटिड के बारे में एंड इस क्रोमैटिड के बारे में, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। समझे, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का भाई कुछ नहीं है,
एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के दो क्रोमोसोमल पार्ट हैं कि नहीं है, दोनों में दो दो क्रोमेटिड है। ठीक, अब एक का एक क्रोमेटिड ले लो, दूसरे क्रोमोसोम का जो पेयरिंग क्रोमोसोम है उसका दूसरा क्रोमेटिड ले लो। दोनों को अगर हम आपस में जोड़ के देखेंगे तो क्या बनाएंगे, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। ठीक, forms 4 haploid cells form at the end of meiosis 2। ठीक, तो ये कुछ बेसिक की फीचर्स थे मियोसिस के बारे में जो हमें जानने चाहिए थे, हमें याद होने चाहिए थे। ठीक, तो देखो शुरू करते हैं मियोसिस। मियोसिस द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, ईच विद अ कंप्लीट सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। भाई दो गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं तो दोनों में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही तो होते हैं, जब मिल जाते हैं तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स बन जाते हैं 46। ठीक, द गैमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। अब गैमीट बनते कैसे हैं, डिप्लॉइड सेल से ही बनते हैं। तो गैमीट्स कैसे बनेंगे, होते हैप्लॉइड हैं, उसके लिए क्या आएगा, मियोसिस डिवीजन आएगा। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ results in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called as meiosis. क्या, meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms. क्या, meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms. ठीक, whereas fertilization restores the diploid phase. ठीक, we come across the meiosis during gametogenesis in plants, ठीक है, and animals. ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि this leads to the formation of haploid gametes. The key features of meiosis are as follows. Yes, टू सीक्वेंशियल साइकिल होती है, कौन सी, meiosis 1 एंड meiosis 2 की। न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन दोनों में ही होता है। ठीक, but only single cycle of DNA replication। ठीक है, आया याद। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatid at S phase। समझे ना, जब दोनों क्रोमोसोम्स एक पेयर में आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स बना लेंगे आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन एट एस फेज, तब ही केवल मियोसिस पॉसिबल है। ठीक है, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बिटवीन एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ meiosis 2, देन meiotic event कैन बी ग्रुप्ड एज meiosis 1 एंड meiosis 2। यस, कितना बन गया, राइमिंग बन गई यार ये तो, है कि नहीं। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 meiosis 1 में आएंगे, प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 आ जाएंगे तुम्हारे meiosis 2 में। ठीक, तो फिर इसी के साथ ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया भाई मियोसिस है क्या। ठीक है ना, अब शुरू करते हैं मियोसिस 1 के बारे में। देखो मियोसिस 1 में वही 4 फेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहां पर सब चीज सेम चलेगी जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा, पर डिफरेंस क्या है माइटोसिस में और मियोसिस में, यहां पर जो प्रोफेज 1 है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तुम्हारे माइटोसिस के प्रोफेज से। ठीक है ना, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या हमने और नए नए इन्वेंशंस देखे, इसमें रिसर्चेस करे, वो आगे जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोफेज 1 के बारे में। देखो प्रोफेज 1 क्या होता है, टिपिकली लॉन्गर होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू प्रोफेज 2 एंड प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, ये बड़ा भी होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है बाकी सभी प्रोफेजेस से। ठीक है, तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है वो थोड़ा लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स है। क्यों लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें कुछ सीक्वेंशियल इवेंट्स इसमें भी हमें देखने को मिलते हैं, लाइक विच आर कैटेगराइज्ड इनटू सम स्टेजेस लाइक लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 को बेसिकली हम लोग इन हेडिंग्स के अंदर आज पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है ना। इन बेसिकली हेडिंग्स के अंदर आज हम लोग प्रोफेज को पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं जब प्रोफेज शुरू हुआ तो सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है हमारी कौन सी, लेप्टोटीन स्टेज। क्या आती है, लेप्टोटीन स्टेज। देखो लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है कि जस्ट प्रोफेज का इनिशिएशन शुरू हुआ होता है प्रोफेज, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल है डिसोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट था, अब वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें बीडेड फॉर्म में, या कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा कंडेंसेशन उसका शुरू हो गया, ठीक है ना। कुछ हमें वो बीडेड से फॉर्म में, कुछ धागे धागे से हमें प्रॉपर से दिखने लगे, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हमें ये वो दिखने लगे, ठीक। यानी कि क्रोमोसोम बिकम जनरली विजिबल, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का हमें दिखने लगते हैं, ठीक। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूस, अभी भी वो कंडेंस हो रहे होता है, अभी जस्ट शुरू हुआ होता है कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो कंपैक्शन इनका हो रहा ही होता है लेप्टोटीन स्टेज में, ठीक। फिर उसके बाद आती है कौन सी स्टेज हमारी, जाइगोटीन स्टेज। कौन सी स्टेज आती है, जाइगोटीन स्टेज। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स का लगभग थोड़ा थोड़ा कंडेंसेशन हो गया होता है और इनके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में साइनैप्स कर रहे होते हैं, लगभग समझ लो पास आ रहे होते हैं या एक दूसरे से थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। कैसे इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, वो साइनैप्सिस करते हैं। कैसे, साइनैप्स फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, साइनैप्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। सच पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। यहां पर जो है इस तरह से कुछ जो है क्रोमोसोम्स हमारे आए, ये एक क्रोमोसोम, उसका अगला पेयर कुछ इस तरह से आया होगा पास में, ठीक है। अब यहां पर ये कुछ थोड़ा थोड़ा सा साइनैप्सिस होने लगे इनमें, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स। यहां पे होमोलॉगस थोड़ा सा गलत लिख गया, ये इस तरह से, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये हैं दोनों एक ही क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 1 और 2 दोनों का एक दूसरे का पेयर होता है ना। एक पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बॉडी में कि नहीं होते हैं, तो उनके दो दो क्रोमैटिड हो गए, क्योंकि एस फेज में डीएनए क्या हो गया है, रेप्लिकेट कर गया है कि नहीं कर गया, ठीक है। तो अब वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में थोड़ा साइनैप्स बनाने लगते हैं, या कह सकते हैं जुड़ने से लगते हैं जाइगोटीन में, ठीक है। तो ये था साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अकर्स इन विच फेज ऑफ प्रोफेज, बताओ। साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अकर्स इन विच फेज ऑफ प्रोफेज 1, जाइगोटीन स्टेज। किसमें, जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है। तो जाइगोटीन स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक। बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन अकर्स। क्या, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन, ये क्या है भाई, टेट्राड मतलब चार चीज, बाइवेलेंट मतलब कुछ दो चीजें आपस में ज्वाइन हो रही, ठीक है। देखो टेट्राड कैसे बन रहा है, एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, तीन क्रोमैटिड, चार क्रोमैटिड, है कि नहीं। तो इसी चार चीजों को हम लोग मिला के क्या बोल रहे हैं, टेट्राड, ठीक है। और बाइवेलेंट क्या है, बाइवेलेंट एक ये वैलेंट और एक ये वैलेंट, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, हमारे बाइवेलेंट हो गए, ठीक है। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में साइनैप कर जाएंगे तब उनको हम क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ, अगर हम बाइवेलेंट पूछें, नंबर ऑफ बाइवेलेंट, then it will be equal to what, number of chromosomes upon 2। मतलब अगर हम अपनी बॉडी का एग्जांपल ले लें, एनिमल सेल का एग्जांपल ले लें, ह्यूमन सेल का, तो अगर हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बाइवेलेंट विल बी फॉर्म, कमेंट द आंसर, व्हाट, ठीक है। बताना पड़ेगा, ये नहीं बताओगे तो कहां जाओगे, ठीक। तो अब आ जाते हैं अगली स्टेज पे। अब प्रोफेज 1 आगे बढ़ा, अब आ गए आपस में क्रोमोसोम्स आ गए। अब आता है प्रोफेज 1 का मोस्ट क्रूशियल फेज, दैट इज पैकीटीन स्टेज। कौन सी, पैकीटीन स्टेज। यहीं पर समझ लो
वो काम होता है जिसकी वजह से हम लोग इतने भिन्न भिन्न हैं हर चीज़ में, समझ रहे हो? अपने माँ बाप से भी इतने भिन्न भिन्न हैं, अपने भाई बहनों से इतने भिन्न भिन्न हैं। क्या यहाँ पर होता है? हमारे जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? 4 chromatids आर क्लियरली विजिबल एंड टेट्राड इज क्लियरली सीन, ठीक है? 4 chromatids आर क्लियरली विजिबल, इस तरह से, ठीक, एंड टेट्राड इज क्लियरली सीन, यहां पर हमें दिखने लगता है ये टेट्राड, ठीक? अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, व्हाट? अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यहां पर ये जो कुछ इस तरह से टेट्राड बना था, ठीक है ना, यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये पूरा, ठीक? तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमें कुछ नोड्यूल्स टाइप की, गांठें टाइप की दिखने लगेंगी। ये क्या होंगी? यहीं पर ही रिकॉम्बिनेशन शुरू होगा। क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन शुरू होगा, ठीक है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी, ठीक? रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। ये स्टेज तब खत्म होगी जाकर के जब ये रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। कुछ पार्ट इस क्रोमेटिड का, एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का दूसरे पे आ जाएगा और दूसरे वाले का पहले वाले पे चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से कुछ हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक? क्रोमोसोम्स आर स्टिल लिंक्ड विद ईच अदर एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहां पर केवल रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आएंगे और तुम्हारे रिकॉम्बिनेशन का होगा, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है ना? रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक? रिकॉम्बिनेज एंजाइम के फॉर्म में यहां पे रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहां पर मदद करेगा रिकॉम्बिनेशन में, ठीक? तो ये था हमारा बेसिकली पैकेटिन स्टेज। देखो यहां पे अब रिकॉम्बिनेशन हो कैसे रहा है, देखो ये हमारा कुछ सेल है, ठीक है? यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स आया, यहाँ पर एक क्रोमोसोम आया, एक ये आया, ठीक है? या इस तरह से क्रोमोसोम ना डिवाइड करके रिकॉम्बिनेशन के लिए इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं ना, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, समझ रहे हो? कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ठीक? और ये एक अलग कलर से, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ही हैं, ठीक है? दीज आर होमोलॉगस। बस कलर थोड़ा रिकॉम्बिनेशन समझाने के लिए हमने थोड़ा कलर चेंज किया, ठीक? अब क्या होगा? देखो अब जब ये जुड़ेंगे आपस में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू, इसको यार साइनेप्स बनाया था तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसका भी कलर है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, फिर कहोगे सर आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। कोई बात नहीं, ये इस तरह से, ठीक? अब क्या होगा कि ये वाले जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर इस तरह से कुछ जुड़ चुके हैं, ठीक है ना? अरे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है ना? यहाँ पे ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना? अब क्या होगा? अब रिकॉम्बिनेशन होगा। अब कुछ रिकॉम्बिनेशन इस तरह से होगा कि अब ये क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड कुछ इस तरह से, ये एंड ये, ठीक है ना? और यहाँ पर ये क्रोमेटिड कुछ इस तरह से, एक ये ग्रीन वाला था ना क्रोमेटिड हमारा, ठीक है ना? तो ये एक इस तरह से, और ये क्रोमेटिड कुछ यहाँ पर इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद जब रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तो हमारा कुछ रिकॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, एक कुछ हिस्सा यहाँ पर आ गया और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर आ गया, ठीक? और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे चला गया और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे चला गया, ठीक है? पर आपस में अभी भी ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? ठीक आया समझ में? देख रहे हो ये कुछ ग्रीन सा हिस्सा यहाँ पे आ गया और
ब्लू का हिस्सा कुछ यहाँ पे चला गया, ठीक। तो ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेशन हुआ हमारा, क्या हुआ, क्रोमोसोम या कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल जो था हमारा कुछ एक्सचेंज हुआ, ठीक। अब क्या हुआ, अब जैसे आगे बढ़ेगी स्टेज कुछ और चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, ये तो हमारा यहाँ पे पैकेटीन का स्टेज जो रिकॉम्बिनेशन था, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम के प्रेजेंस में हो गया भाई। अभी भी क्रोमोसोम्स होमोलोगस आपस में जुड़े हुए हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की मदद से, ठीक। अब कौन सी स्टेज आती है, अब आती है डिप्लोटीन स्टेज, ठीक। तो देखो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है कि अब भाई जो हमारा मेन काम था रिकॉम्बिनेशन का वो तो हमने पैकेटीन में कर लिया, ठीक है। अब क्या है कि डिप्लोटीन में हमें अब इसको अलग करना, अब हमारा काम हो गया। तो अब क्या होता है कि बिगिनिंग इज सीन एज अ डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस स्टेज में जो हमारा ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये खत्म, डिसोल्यूट होना शुरू हो जाता है, हो जाता है और सेपरेशन शुरू हो जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, ठीक है ना। पर पूरी तरह से ये खत्म नहीं होता साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जब क्या होगा कि जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो हमारे क्रोमेटिड्स बने हुए हैं, ठीक है ना, अब ये क्या करेंगे, कुछ इस तरह से एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को ये फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, कुछ एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे ये, ठीक है ना, ये इस तरह से, ठीक है कि नहीं। तो देख रहे हो ये पूरा एक क्रोमोसोम ऐसे है, यहाँ पे ये वाला एक ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, ये इस तरह से, ये क्रोमेटिड, ये ठीक है ना, ये एक क्रोमोसोम हो गया हमारा और ये एक क्रोमोसोम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम हो गया। अब जो डिप्लोटीन स्टेज हम बता रहे थे वो कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो देखो यहाँ पर अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। बाकी पूरे में देखो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहीं पे नहीं बचा, पूरा ये स्पेस खाली हो गया साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, केवल यहां पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अब बचा है कि नहीं। तो यहां पर ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है ना, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो बना है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कियाज्मेटा। क्या बोल रहे हैं, कियाज्मेटा। द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कॉल्ड एज कियाज्मेटा। ये कहां पे बन रहा है, ये बन रहा है हमारा डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है ना। ये कहां पे बन रहा है, डिप्लोटीन स्टेज में बन रहा है, ठीक। तो ये क्या है हमारा एक्स शेप स्ट्रक्चर कियाज्मेटा, ठीक। अब क्या होता है कि कुछ oocytes होते हैं, या कह सकते हैं आप जो अपने ओवरी या ओव्यूल जो होता है उनमें भी बात होती है ये कि जो डिप्लोटीन स्टेज होती है ये क्या कर जाती है, प्रोलॉन्ग कर जाती है फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, ठीक है। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई आइडिया है किसी को, पता नहीं पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्टियोटीन। क्या बोलते हैं, डिक्टियोटीन स्टेज। जब डिप्लोटीन थोड़ा प्रोलॉन्ग कर जाए फॉर मंथ्स और ईयर्स तब हम उस स्टेज को क्या बोलते हैं, डिक्टियोटीन, ठीक है। डिप्लोटीन यानी कि लंबा खिंच गई, ये थोड़ा स्टेज यहाँ पर क्या होती है, सेल जाके अरेस्ट हो जाते हैं, इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाती मियोसिस। ओवम में यही चीज होती है, ठीक है। आगे जब रिप्रोडक्शन में बताएंगे तब वहां पे बताएंगे, ठीक। तो ओवम जो हमारा होता है वो डिप्लोटीन में अरेस्टेड होता है, ठीक। फिर आगे जब डिप्लोटीन जब प्यूबर्टी हिट करती है कोई घर, तब जाकर के ये डिप्लोटीन की स्टेज आगे बढ़ती है और मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, ठीक। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, समझ रहे हो, बर्थ से लगा करके प्यूबर्टी तक वो जो ओवम है वो इसी डिप्लोटीन में अरेस्ट रहता है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता ओवम, हैप्लॉइड गैमेट में नहीं कन्वर्ट हो पाता। कब होता है वो, जब प्यूबर्टी की एज आती है तब वो कंप्लीट होती है, ठीक। तो ये होती है हमारी डिप्लोटीन स्टेज। यहां पे क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक कियाज्मेटा फॉर्मेशन, ठीक है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन की वजह से कियाज्मेटा
जो कि जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ था वहां पे साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स अभी भी है, ठीक है ना, उसको अभी भी जोड़ के रखा हुआ है। ठीक, अब अगली जो स्टेज आ रही है वो है हमारी डायाकाइनेसिस, ठीक है, द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। तो देखो डायाकाइनेसिस में क्या होता है, अब ये जो हमारा डिप्लोटीन में क्याज़मेटा बना था, है ना, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे, ठीक है, कहेंगे क्या, एक्स का स्ट्रक्चर और बड़ा होने लगे, यानी कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा इज सीन। जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा और टर्मिनल पोजीशंस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। एक्स लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल लगभग और थोड़ा बड़ा होते हुए खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लगभग जो है नियरली सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, माइटोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ये सारे फीचर्स तुम्हारे जो प्रोफेज 1 वाले हैं वो तुम्हें कहां पे देखने को मिलेंगे, प्रोफेज के 1 में, डायाकाइनेसिस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा एंड ट्रांजिशन टू मेटाफेज शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रोफेज में बात कर रखी है माइटोसिस के, ठीक है, क्या क्या होता है एट द एंड ऑफ प्रोफेज, ठीक है, वही सारी चीजें अब तुम्हें यहां पर डायकाइनेसिस में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बेसिकली जो हमारा प्रोफेज 1 है मियोसिस का, इसमें जो रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस है ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब इसी को पढ़ने के लिए हमें इतना स्टेजेस में इसको डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें अब प्रोफेज वाली काम हो जाएंगी कि मियोटिक स्पिंडल असेंबल होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाएगा, ट्रांजिशन टू मेटाफेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। साथ ही जो इंपॉर्टेंट फीचर है डायकाइनेसिस का वो ये है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा हमको देखने को मिलेगा और क्या, क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड हो चुके होंगे, ठीक है। अब यहां पे कौन से क्रोमोसोम्स हमें मिलेंगे, रिकंबाइंड क्रोमोसोम्स मिलेंगे। कैसे, रिकंबाइंड क्रोमोसोम्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोफेज 1 के बारे में सब कुछ, ठीक। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये तो हमें पता है सर। इट हैज बीन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। ये जो हमने 5 फेजेस पढ़े, लैप्टोजाइगोट, डिप्लोडाया, पैकी, ये सब किस पे थे, क्रोमोसोम कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, या उसके कैसे कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक। लैप्टोजाइगोट, पैकी, डिप्लो एंड डाया। ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लैप्टोटीन, ठीक है, the compaction of chromosomes continued throughout lactotine. This is followed by second phase of prophase 1 called zygotine. क्या, zygotine. During this stage chromosomes start pairing together and this process of association is called as synapsis. synapsis कहां देखने को मिलेगा हमें, zygotine stage में। Such paired chromosomes are called as homologous chromosomes. What? Homologous chromosomes, ठीक है। Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by formation of complex structure called as synaptonemal complex, ठीक है। कहां पे बनता है, जाइगोटीन में बनता है, ठीक। The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called as bivalent or a tetrad, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, ठीक है। However, there are more clearly visible at the next stage. पैकेटीन आने वाला है, आप देख रहे हो, बताया था और ज्यादा क्लियर होने लगेंगे। टेट्राड एंड बाइवेलेंट हमें और ज्यादा कब दिखेंगे अच्छे, बताओ बताओ बताओ, पैकेटीन में दिखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट एज कंपेयर टू पैकेटीन। पैकेटीन थोड़ा सा लॉन्गर है इन सभी स्टेजेस में, 5 में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट, ठीक,
and clearly appears as tetrad. ठीक, this stage is characterized by reappearance of recombination nodules. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पैकिटिन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का अपीयर होना. ठीक, the sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome. रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल क्या है? जहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है हमारा. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू homologous chromosomes but between two non-sister chromatids. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर. ठीक, द क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड एंड द एंजाइम इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज. बताया था ना, द क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स and the recombination between homologous chromosome is completed by the end of Paki-T. ठीक है ना, यहां पे खत्म हो जाता है हमारा recombination, leaving the chromosomes linked at the site of crossing over. Crossing over की साइड पे वो लिंक अभी भी हैं, बाकी का साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूट हो गया. उसके बाद आती है हमारी क्या? डिप्लोटेन स्टेज. ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ व्हाट? रिकॉम्बिनेशन. ठीक है ना, एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर. यही सब लिखा हुआ है. ठीक, दीज एक्स-शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कियास्मेटा, जिनको हम लोग कियास्मेटा बोल रहे हैं. In oocyte of some vertebrate, diplotin can last for months or years, जैसे कि ओवम में भी होता है. ठीक है, ह्यूमन ओवम में. द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोटिक फेज 1 इज कॉल्ड एज डायाकाइनेसिस. क्या? डायाकाइनेसिस. ठीक है ना, ठीक. This is marked by the terminalization of chromosome, नहीं, chiasmata. क्या? chiasmata. ठीक है ना. During this phase the chromosomes are fully condensed. पूरी तरह से कंडेंस. भाई प्रोफेज का लास्ट फेज है कि नहीं है? तो फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे, बाकी सभी जो प्रोफेज के फीचर्स हैं वो आ जाएंगे इसमें. ठीक है, न्यूक्लियस डिसअपियर एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर. डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज. ठीक है, अब डायकाइनेसिस अगर खत्म हुआ यानी कि प्रोफेज हमारा खत्म हो गया. ठीक, तो ये था हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज था मियोसिस 1 का, दैट इज प्रोफेज 1. ठीक, अब आ जाते हैं, कुछ नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं मियोसिस में. अब तो जैसे सेल डिवीजन हो रहा होता है, एम फेज हो रहा होता है, वैसे ही चलेगा. ठीक है, बस यहाँ पे कुछ चीजें हमें जो ध्यान में रखनी है वो हम आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले अभी सेक्शंस में, स्लाइड्स में जानने वाले हैं. ठीक है, तो देखो मेटाफेज 1 अब शुरू हो जाएगा. मेटाफेज 1 में क्या हो जाएगा कि जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे वो कुछ इस तरह से जाकर के मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है ना, ठीक, तो कुछ इस तरह से ये जाकर के मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आएंगे सब. ठीक है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से. ठीक, यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम और भी होंगे क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स प्रेजेंट हैं. समझे ना, इस तरह से. ठीक, अब क्या होगा इसमें? देखो इस मेटाफेज और माइटोटिक मेटाफेज में क्या फर्क है? उसमें माइटोटिक मेटाफेज में दोनों एक ही क्रोमोसोम जो था, ठीक है, एक जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उन पे ही जो काइनेटोकोर्स प्रेजेंट थे दोनों साइड्स पे, उस पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे थे आके. ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये काइनेटोकोर और एक इस काइनेटोकोर से आकर के हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच होंगे. ठीक है ना, यानी कि एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड से के काइनेटोकोर से और दूसरे उसी पेयर के जो दूसरा क्रोमोसोम है होमोलॉगस क्रोमोसोम
उसका जो दूसरा क्रोमेटिड है उसके काइनेटोकोर से आकर के कुछ हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आकर के अटैच होंगे, ठीक है, जिस इस तरह से जो कुछ अरेंजमेंट हमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बाइवेलेंट अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। अब ये क्या है, ये बाइवेलेंट ही तो बताया गया था, क्या था ये, बाइवेलेंट था ना ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, बाइवेलेंट था। अब ये आकर के इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गए, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखनी है यहां पर, क्या बताओगे कोई, एक ये मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, ठीक है ना। देखो देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। एक मेटाफेजिक प्लेट कुछ इस तरह से बनेगी, एक होमोलॉगस, एक दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जाएगी, और एक मेटाफेजिक प्लेट कुछ यहां पर इस तरह से बनेगी, समझ रहे हो। तो ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो मेटाफेज 1 में कितनी इक्वेटोरियल प्लेट्स बनेंगी, 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स बनेंगी। कितनी बनेंगी, 2, ठीक है। तभी तो जाकर के होमोलॉगस क्रोमोसोम दोनों मेटाफेजिक प्लेट्स पे अलाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बोलो हाँ कर पाएंगे, ठीक। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स अटैचेस टू काइनेटोकोर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब काइनेटोकोर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट, सिस्टर क्रोमैटिड्स से ही आपस में नहीं, दोनों तरफ से आके अटैच हो रहे हैं। एक क्रोमोसोम से एक साइड से अटैच होगा, एक क्रोमोसोम से एक साइड से अटैच होगा, जो दोनों के पेयर है क्रोमोसोम्स के, बाइवेलेंट है, ठीक है ना। जैसे ये दिखा रहे, एक से इस साइड अटैच हुआ, ठीक है, जैसे इस साइड से दिखा रहे, एक साइड इस साइड अटैच हुआ, एक क्रोमोसोम से इस साइड अटैच हुआ, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे, ठीक। तो ये था हमारा मेटाफेज के बारे में। अब आ जाता है एनाफेज 1, कुछ नहीं है, सिंपल है। एनाफेज 1 में क्या होगा, अब आ जाता है हमारा एनाफेज 1, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो क्या होगा कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, अब भाई एक ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है हमारा, ठीक है, एक ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, अब ये इस साइड खींचेगा, ये इस साइड खींचेगा स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। तो एनाफेज में यही तो होगा कि homologous chromosomes get separated with their 2 chromatids together। भाई ये वाले इसके 2 क्रोमेटिड्स इधर चले जाएंगे, इसके 2 क्रोमेटिड्स इधर चले जाएंगे, है कि नहीं। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलॉगस थे, आपस में सेपरेट हो गए, किस फेज में, एनाफेज 1 में, ठीक है ना। क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड विद देयर 2 क्रोमेटिड्स टुगेदर, ठीक। chromosomes number get their half by this separation। ओवरऑल हमारा हैप्लॉइड सेल क्रिएट हो गया, कहां पर, बताओ 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 बताओ, एनाफेज 1 में नहीं, यहां पर प्लॉइडी लेवल बस चेंज होने वाला है, पर जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा तब तक हम उसको हैप्लॉइड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। यहां पर एनाफेज 1 में क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, पेयर जो थे क्रोमोसोम्स के 23 उधर चले गए, 23 इस साइड आ गए, ठीक है ना। यानी कि हैं अभी भी वो उसी सेम साइटोप्लाज्म में, अभी साइटोप्लाज्म तो डिवाइड नहीं किया ना, तो कैसे बोल सकते हैं हम कि सेल जो है हैप्लॉइड हो गया, है कि नहीं। साइटोप्लाज्म तो अभी जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हैप्लॉइड कैसे हो जाएंगे। पर यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर क्रोमोसोम सेपरेट अलग अलग हो रहे हैं, आधे आधे हो रहे हैं, यहीं पर समझ लो कि हैप्लॉइड का शुरू हो रहा है फेज, हैप्लॉइडिक फेज आना शुरू हो रहा है, कहाँ पर, एनाफेज 1 में, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स आधे आधे हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा एनाफेज 1 के बारे में। अब क्या है, टीलोफेज 1 आ जाएगा इसके बाद, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, जो आधे क्रोमोसोम्स उधर अपोजिट पोल पे गए उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियस आ जाएगा, ईआर गोल्गी सब आ जाएगा। जो क्रोमोसोम्स हैं वो अभी पूरा तरह से डिस्कंडेंस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात थी, क्या, अभी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया है वो पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं होगा, ठीक है, आ गया है, ठीक। साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तुरंत के तुरंत, जैसे टीलोकाइनेसिस हुआ उसके बाद क्या हो जाएगा, डायड ऑफ सेल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 सेल्स बन जाएंगे हमारे
कुछ इस तरह से, एक ये, जिनमें कि हमारा एक ये न्यूक्लियस, कुछ न्यूक्लियस जो है ना इसका इस तरह से अभी आया होगा, पूरा इंटैक्ट न्यूक्लियर एनवेलप नहीं आया होगा, ठीक है ना। क्यों आया नहीं आया होगा अभी हम बताएंगे, ठीक। और इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे हमारे कुछ थोड़े हल्के फुल्के से डिकंडेंस किए होंगे, ठीक है, पर लेकिन अभी भी वो अपने लगभग स्ट्रक्चर के फॉर्म में होंगे, हमें दिख रहे होंगे, पूरी तरह से डिकंडेंस नहीं करेंगे। ये सब बातें अभी बताते हैं क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि बस एक तरह से सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, सेल हैप्लॉइड हो गए, क्रोमोसोम्स का नंबर यहां पर NN हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम्स का नंबर यहां पर NN हो गया आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। तो यहां पर हमारे 2 सेल बन गए एक सेल से, और सेल की प्लॉइडी लेवल भी चेंज हो गई भाई, 2N से NN बन गए क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए, ठीक है। पर याद करो कि हर सेल में दो क्रोमेटिड गए हैं, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड गए हैं, और 2 क्रोमेटिड का मतलब अभी डीएनए का अमाउंट बराबर नहीं हुआ, डीएनए अभी भी डबल है, ठीक है। तो डीएनए का अमाउंट आधा करने के लिए हमें किसके लिए वेट करना पड़ता है, दैट इज मियोसिस 2। आया समझ में क्यों कर रहे हैं मियोसिस 2, क्योंकि हमें अभी डीएनए का लेवल मेंटेन कराना है, डीएनए का अभी लेवल मेंटेन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई एक क्रोमोसोम का जो एक पेयर था एक सेल में चला गया, एक क्रोमोसोम का एक पेयर था एक सेल में चला गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर तो मियोसिस 1 में आधे हो गए, हैप्लॉइड हो गया सेल साइटोकाइनेसिस के बाद, पर अभी डीएनए, भाई उस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थे ना, तो डीएनए का लेवल अभी आधा नहीं हुआ यार। अब डीएनए अगर वो वैसे ही दोनों सेल, अभी यही वाले दोनों सेल अगर फ्यूज कर जाएंगे तो डीएनए जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा उसमें कितना डीएनए हो जाएगा, 4C डीएनए हो जाएगा भाई, क्योंकि दो क्रोमेटिड दोनों हैप्लॉइड सेल से आ जाएंगे, है कि नहीं। तो उस 2 क्रोमेटिड को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मियोसिस 2 करना पड़ता है। आया समझ में। तो भाई देखो अब हमें मियोसिस 2 हमें पता है कि करना ही करना है, तो इसके लिए जब यहां पे साइटोकाइनेसिस हुआ, तो जब हमें पता ही है कि आगे और अभी काम करना है, अभी यहां पे हमारा काम नहीं हुआ, तो जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी मियोसिस 1 में जो टेलोफेज में आई, वो पूरी तरह से नहीं आई, आ गई लगभग पर लेकिन पूरी तरह से नहीं आई। उसे पता है कि हमें फिर से जो है डिसइंटीग्रेट करना है कि नहीं। जो क्रोमोसोम्स थे वो पूरी तरह से डिकंडेंस नहीं हुए, क्यों, क्योंकि अभी उन्हें पता है कि हमें फिर से कंडेंस होना है, ठीक है। तो ये चीज थी जिसकी वजह से हमें अभी पूरा प्रॉपर जो सेल का स्ट्रक्चर था वो नहीं मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, मियोसिस 1 से जब हम मियोसिस 2 में जा रहे होते हैं तो कुछ चीजें जैसे कि जो थोड़ा बहुत डिकंडेंस हो गया होता है क्रोमोसोम, उसको फिर से कंडेंस कराने के लिए, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी बहुत आ गई होती है उसको फिर से हटाने के लिए, जो कि न्यूक्लियोसिस वगैरह आ गए होते हैं उसको फिर से हटाने के लिए, कुछ प्रोटीन और सिंथेसाइज करने के लिए हमें एक छोटा सा गैप की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। ये एक छोटा सा गैप का पीरियड है, ठीक है, इंटरकाइनेसिस, जिसमें कि हम लोग कुछ और थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं अगले स्टेप के लिए, ठीक है, फ्यूल, एक तरह से फ्यूल और भर लेते हैं। पर खास बात यहां पर क्रोमोसोम डू नॉट रीच एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस, एंड यहां पर डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता। क्या नहीं होता, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। क्यों भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा तो फिर मियोसिस 2 का फायदा क्या, जिसके लिए हम मियोसिस 2 कर रहे हैं। भाई डीएनए का तो हमें अमाउंट और कम कराना है, इसीलिए तो हम मियोसिस 2 में जा रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां पर स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन जो कहलाती है इंटरकाइनेसिस, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं, कुछ एंजाइम्स का सिंथेसिस करते हैं, जो कि हमें आने वाले स्टेप्स में जरूरत पड़ेंगे। और ये छोटी सी स्टेप होती, ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसमें कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, इवन सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट नहीं करते, ठीक है, सेंट्रियोल भी इस फेज में इंटरकाइनेसिस में डुप्लीकेट नहीं करते हैं,
ठीक है, तो आया इंटरकाइनेसिस का मतलब समझ में, ये कोई इनएक्टिव स्टेज नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपरेशन रीफ्यूलिंग हो रही होती है, रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होता इंटरकाइनेसिस में, ठीक है ना। क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया है, बस हमें डीएनए का नंबर और आधा करना है, तो इसके लिए हमें इंटरकाइनेसिस में थोड़ा सा पॉज लेकर के मियोसिस 2 की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है जान लेते हैं, इससे पहले थोड़ा जो है जो लिखा हुआ है किताब में, जन्नत में क्या लिखा हुआ है अभी तक जो पढ़ा। मेटाफेज 1, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। ये देखो एक ये क्रोमोसोम, एक ये एक मेटाफेजिक प्लेट, एक ये मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। ये आपस में बाइवेलेंट, ये आपस में बाइवेलेंट, ठीक है। तो ये मेटाफेज 1 को कैरेक्टराइज कर रहे हैं। एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। मतलब एक माइक्रोट्यूब्यूल आया इस काइनेटोकोर से, एक क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड से अटैच हो गया, इधर से आया दूसरे उसी सेम क्रोमोसोम के दूसरे पेयर से आकर के एक क्रोमेटिड से काइनेटोकोर से अटैच हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा मेटाफेज 1। फिर क्या होगा एनाफेज 1 में, अब ये इधर चले जाएंगे, खींच लेंगे इसको स्पिंडल फाइबर्स, इसको स्पिंडल फाइबर्स इधर खींच लेंगे, ठीक है। तो देख रहे हो ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, ठीक। तो ये लिखा है द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमियर। देख रहे हो यहाँ पर ये दो क्रोमैटिड दिख रहे हैं, एक ये क्रोमैटिड, एक ये क्रोमैटिड, एक ये क्रोमैटिड, एक ये क्रोमैटिड, एक ये, ठीक है ना। ये देख रहे हो परछाई से दिख रही है, एक ये इसके आगे। तो ये क्या है, क्रोमैटिड अभी भी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। बस इन्हीं क्रोमैटिड्स को अलग करना है हमें, किसमें, मियोसिस 2 में, ठीक। उससे पहले द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, भाई टेलोफेज नॉर्मल जैसे होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी एंड डायड ऑफ सेल्स, 2 सेल्स जो कि यहाँ पे हमारे कुछ इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। वही देख रहे हो यहाँ पे ये दो क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं। अब इन्हीं क्रोमैटिड्स को जो हमें अलग कर देंगे तो डीएनए का अमाउंट भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इनकी प्लॉइडी कितनी हो गई, n हो जाएगी, ठीक है। तो ये एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस 1 या कह सकते हैं मियोसिस 1, प्लॉइडी कितनी हो जाएगी सेल्स की, n हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। पर लेकिन यहाँ पे क्रोमैटिड्स का नंबर कितना रहेगा, हर एक क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमैटिड्स आएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी हल्की फुल्की, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएंगे, डायड ऑफ सेल्स बन गए। Although in many cases the chromosome do not undergo some dispersion, they do not reach extremely extended state of interphase nucleus, क्योंकि भाई उनको पता है अभी हमें और काम करना आगे है कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, the stage between the two meiotic division is called as interkinesis। इसमें क्या होता है, it is generally short lived, no replication of DNA occurs, ठीक है, during interkinesis, and interkinesis is followed by the prophase 2, ठीक है, interkinesis followed by prophase 2, ठीक है। it is much simpler than prophase 1। अब क्या आ जाएगा हमारा, इंटरकाइनेसिस के बाद सीधे प्रोफेज 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोफेज 2, यानी कि मियोसिस 2 शुरू। इसमें क्या होता है, इंटरकाइनेसिस के बाद एग्जैक्टली फॉलो हो जाता है ये, ठीक है। क्रोमोसोम अगेन गेट स्टार्टेड कंडेंसिंग इवन दो दे हैडंट डिकंडेंस्ड टोटली, ठीक है ना। प्रोफेज 2 इज इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रोफेज रिजेंबल्स मच मोर टू माइटोसिस, बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के, ठीक है ना। कुछ नहीं भाई, देख रहे हो यहाँ पे सेल भी तो समझ लो माइटोसिस की जैसे ही दिख रहे हैं, बस उनकी प्लॉइडी लेवल चेंज है, n है, वहाँ पे 2n थे, यहाँ पे n है, ठीक है। बाकी सारे फीचर्स प्रोफेज 2 वाले ही इसमें हमको देखने को मिलेंगे, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, क्रोमोसोम आर अगेंस्ट कंडेंस्ड, ठीक। फिर आता है मेटाफेज 2, उसमें क्या होगा, यही जो हमारे ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं अरेंज हो जाएंगे जाकर के तुम्हारे इक्वेटोरियल प्लेट पे, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर तो अब सिंगल ही बनेगी ना मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल भाई माइटोसिस में सिंगल बन रही थी कि नहीं बन रही थी, यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरह, यहाँ पे भी एक ही बनेगी, ठीक। स्पिंडल एपरेटस बनेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे, काइनेटोकोर्स अब किसके काइनेटोकोर से अटैच होंगे, दोनों क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से अटैच होंगे। माइटोसिस में बताया था ना जैसा, वैसे ही है, ठीक है। अब दोनों क्रोमैटिड्स को हमें सेपरेट करना है ना, तो उनके काइनेटोकोर से आकर के दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे, ठीक। तो ये था हमारा मेटाफेज 2, ठीक। उसके बाद क्या होंगे, जैसे ही एनाफेज आएगा एनाफेज 2 वैसे वो सेपरेट हो जाएंगे और ऊपर चलते चलते चले जाएंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, हमारे सेंट्रोमियर स्प्लिट किया क्रोमोसोम का, एक क्रोमेटिड इधर सेल में आ गया, एक क्रोमेटिड इधर इस सेल में आ गया। ठीक है, तो ये अब क्या हुआ, डीएनए का अमाउंट बराबर हो गया, यानी कि 4C से डीएनए का अमाउंट कितना हो गया, 2C हो गया। आया समझ में? तो मियोसिस 1 किस लिए, हैप्लॉइडी चेंज करने के लिए, प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गया, और मियोसिस 2 जो है वो डीएनए का अमाउंट रिस्टोर करा दिया। ठीक है ना, ये बेसिकली बस मैंने यहां पे बताया कि 4C से 2C यहां पर ऐसे हो रहा है। अभी जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तब तक नहीं कह सकते। ठीक, फिर उसके बाद टीलोफेज आ जाएगा, न्यूक्लियोलस फॉर्म बन जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, फॉर्म बन जाएगा, इसके बाद पूरा क्रोमैटिन मटेरियल डिकंडेंस कर जाएगा। ठीक है, और जो नॉर्मल साइटोकाइनेसिस होती है वो फॉलो हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे डायोड ऑफ सेल्स बने थे उससे अब क्या बन जाएंगे, 2-2 सेल्स और बन जाएंगे उन दोनों सेल्स से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स विद हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए बन जाएगा। ठीक है, अब सेम जो है आधा डीएनए अदर गैमीट से आएगा जिससे कि मिलके दोनों डीएनए बराबर बन जाएगा, और क्रोमोसोम्स के नंबर आधे उधर से आएंगे आधे इधर से आएंगे, जिससे कि क्रोमोसोम्स के नंबर भी मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टीलोफेज 2 के बारे में। ठीक, अब इसको वही साइटोकाइनेसिस होकर के 4 सेल हमारे कुछ बन जाएंगे कुछ इस तरह से। देख रहे हो, ये एक सेल था डायड का, एक ये सेल था डायड का, इसमें आया मेटाफेज प्लेट बनी एक, जिसकी वजह से मेटाफेज 2 आया, फिर एनाफेज 2 आया। ठीक, एक एक क्रोमेटिड इधर आ गया, एक एक क्रोमेटिड इधर चला गया, उसके बाद एक एक क्रोमेटिड इन दोनों सेल्स में आ गए, जो कि ये हैप्लॉइड एंड सी सेल्स हो गए, इन सेल्स की प्लॉइडी। ठीक है ना, तो इन सेल्स की प्लॉइडी N एंड C हो गई। यहां तक कौन सी थी, N एंड 2C ही थी, 4C। ठीक है ना, सॉरी यहां पे C आ जाएगा, 4C नहीं 2C। ठीक है, ठीक, यहां पे भी N एंड 2C, यहां पे भी N एंड 2C। ठीक, पर यहां पर क्या हो जाएंगे, N एंड C। अब एक पेरेंट जब आएगा दूसरा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे, कैसे, ये और ये 2 एंड 2C हो जाएंगे जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये वापस से रिस्टोर हो गया अमाउंट। ठीक, ये नॉर्मल सेल का होता है। तो यही मियोसिस का बेसिकली काम होता है। ठीक है, तो देखो मियोसिस 2 में क्या होता है, फेज 2, मियोसिस 2 इज इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेटिक, जो पहले प्रोफेज मियोसिस 1 की जो साइटोकाइनेसिस हुई उसके बाद इमीडिएटली थोड़ा सा इंटरकाइनेसिस का फेज आता है, उसके बाद प्रोफेज 2 शुरू हो जाता है। ठीक है, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस। ठीक, the nuclear membrane disappears by the end of prophase 2 and the chromosomes again become compact. ठीक है ना, मेटाफेज 2 में क्या होता है, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स लाइक दैट ऑफ माइटोसिस। ठीक है ना, एनाफेज 2 में साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग हो जाएगी of each chromosome which was holding the sister chromatid together, allowing them to move towards opposite poles of the cell. ठीक है, opposite poles of the cell की तरफ वो चले गए by shortening the microtubules attached to the kinetochore, जैसा कि इस फिगर में हमने दिखाया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर, ये इधर। ठीक, meiosis ends with the telophase 2 with the 2 groups of chromosomes once again get enclosed by nuclear envelope, साइटोकाइनेसिस हो गई, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइड ऑफ सेल्स हुआ और 4 हैप्लॉइड सेल्स हमारे क्रिएट हो गए। व्हाट एन अचीवमेंट है कि नहीं। तो ये हमारा था मियोसिस ओवरऑल जो था हमारा पूरा। ठीक है, तो जो हमने प्रोसेस था पूरा जान लिया। अब भाई थोड़ा 2-4 पॉइंट और जान लो कि किस लिए हो रहे हैं। ये तो पता ही है कि गैमीट्स तो क्रिएट कर ही दिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये क्या करता है, स्पीशीज के क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कराता है। भाई अगर डिप्लॉयड फुल फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, जो है वो कैसा डिप्लॉयड की जगह क्या क्वाड्रुप्लॉयड हो जाएगा एनिमल, है कि नहीं। हम क्वाड्रुप्लॉयड हो जाएंगे अगर हमारे डिप्लॉयड सेल फ्यूज कर गए आपस में,
समझ रहे हो? तो हर स्पीशीज में हमें क्रोमोसोम के नंबर्स को मेंटेन करा के रखना है, जिसके लिए मियोसिस जरूरी है। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। हाउ? भाई रिकॉम्बिनेशन होता है इसमें, तो जिससे कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप हम लोग सब लोग डिफरेंट हैं एक दूसरे से। किसकी वजह से? मियोसिस की ही तो वजह से, मियोसिस की ही तो देन है जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए। समझे? ओवरऑल इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन। ठीक है भाई, अब वेरिएबिलिटी आएगी तो इसी तरह से तो इवोल्यूशन होता है। ठीक है ना? तो ये ओवरऑल था सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में। ठीक है। द मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जनरेशन टू जनरेशन जो है क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? इवन दो द प्रोसेस पर पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। मतलब देख रहे हो कि मियोसिस वैसे तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो रहा है कि नहीं, पर फिर भी हम कह रहे हैं कि जो है ये क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करा रहा है। तो यही तो है इसका काम कि आधा करा करके मेंटेन करा रहा है क्रोमोसोम का नंबर। भाई जब फर्टिलाइजेशन होगा तब रिस्टोर हो जाएंगे। भाई आधे उधर से भी तो आएंगे क्रोमोसोम, है कि नहीं? आधे इधर से आ गए, बराबर हो गए, रिस्टोर हो गया नंबर। तो किस तरह से कराया इसने? खुद जो है आधा किया नंबर, तब जाकर के हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर रिस्टोर हुआ, है कि नहीं? मतलब खुद तो आधा ही करा रहा है और कहने को कर रहा है कि जो हम रिस्टोर करा रहे हैं, तो जो है इसलिए पैराडॉक्सिकली इसको बोल रहे हैं। ठीक है ना? It also increases the genetic variability because of recombination, and from variations are very important for the process of evolution. भाई वेरिएशंस आएंगे तभी तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? चेंजेस आएंगे धीरे धीरे। तो ये था ओवरऑल हमारा मियोसिस, और इसी के साथ जो हमारा इतना इम्पॉर्टेंट, इतना इंटरेस्टिंग, इतना ड्रामेटिक फेज था सेल का, सेल के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद सेल के डिवीजन के बारे में जाना, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, तो वो यहाँ पे एंड होता है। ठीक है। तो इसी सब के साथ बोल दूंगा कि ये सेल का यूनिट, साइटोलॉजी का यूनिट खत्म होता है। और ध्यान से पढ़ना यार, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्पेशली या दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेशली क्या ही बोलूँ। ठीक है। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ेंगे अब आज जो है, आज के लिए इतना ही। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।